इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के पार्ट 5 में क्योंकि जो भाग 5 है, भाग 5 संघ के बारे में और भाग 6 स्टेट के बारे में। तो चैप्टर 1 जो बात करता है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है जिसमें आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं। अगर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में 5 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 प्रेसिडेंट आ जाएगा, नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, नंबर 3 अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, और नंबर 4 हम बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएगी, और 5 बात करें तो हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये 5 जो हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, जिसमें प्रेसिडेंट है, जिसमें प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट्स है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अगर हम इसमें बात करें तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 से लेके 62 के बारे में दिया है, और उसी तरह हम बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट में 63 से लेके 71 तक दिया है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें 74-75 में दिया है, और इसके बारे में बात करें तो ये 77 और 78 में दिया है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये 76 में दिया है। तो ये हमारा एक तरह से क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, जिसमें अगर हम देखें तो जो सबसे मेन है वो है प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर भारत का प्रथम नागरिक होता है, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक राष्ट्रपति के बारे में मोटा मोटी प्रावधान किया गया है। तो सीधा लिखा हुआ है कि यह देश का प्रथम नागरिक होता है, और यूनियन की सारी शक्तियां का उपयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। वैसे प्रथम राष्ट्रपति जो थे हमारे यहाँ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वर्तमान जो हैं श्रीमती मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से 25 जुलाई 2027 तक रहेगा। ये 15वें नंबर की हैं। तो हम अब बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52 से 62 के बीच में दिया गया है। जो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 के बारे में बात करें तो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये नॉर्मली कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद उसके आगे हम बात करें तो अनुच्छेद 53 है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और इसी में क्या है, 53 भाग 2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। आर्टिकल 50 ये 52-53 इसमें कहा गया है, 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। उसके बाद हम मेन है 54 बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा,
निर्वाचन मंडल की अगर हम बात करें तो निर्वाचन मंडल में बताया गया है कि निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज आर्टिकल 54, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन इनडायरेक्ट होगा, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य प्रतिभाग करते हैं एवं लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के जो संविधान संशोधन 17वें संविधान संशोधन द्वारा इसे इंक्लूड किया गया है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत बताई गई है और 56 में पदावधि के बारे में बताया गया है, जो बताया गया है कि पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख किया गया है। 57 में अगर देखें तो 57 में इसके पुनर्निर्वाचन री-इलेक्शन के बारे में बात की गई है, कि राष्ट्रपति इज़ एलिजिबल फॉर री-इलेक्शन और नॉट। 58 में क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है और 59 बात की गई है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। और ख़ास बात ये है कि आर्टिकल 60 में ये कभी कभी पूछा जाता है कि परीक्षाओं में आए दिन आपको क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है कि कौन से ऐसे पद हैं जिनके जो ओथ से संबंधित प्रावधान के लिए अलग से आर्टिकल है। और अगर हम देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है 61, जो राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बात करता है। आर्टिकल 61 क्या है? राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति को कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, महाभियोग के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का सबसे पहली बात महाभियोग का जो विवरण है वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। ये एक अगर हम देखें तो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। इसमें क्या है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रस्ताव लाने से कम क्या है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दी जानी चाहिए। और उसके बाद क्या है, इसका जो कारण होता है रीजन ये संविधान का उल्लंघन होता है। उसके बाद क्या है, खास बात इसमें ये है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत से ये दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। उस पारित होने के बाद क्या है, राष्ट्रपति को उसके पद से इम्पीच किया जा सकता है। खास बात ध्यान देनी है कि नोटिस संबंधित सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी प्रस्ताव इसमें लाया जा सकता है। तो इस तरह हमने बात की है कि राष्ट्रपति से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के आर्टिकल, ये ध्यान देने वाली बात है कि वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे वर्तमान राष्ट्रपति, जो एक प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और आगे हम बात करेंगे इससे संबंधित राष्ट्रपति का निर्वाचन जो भी हमने बात की है इसके बारे में। राष्ट्रपति की अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हम बात करें तो ये आर्टिकल 54 में दिया है। उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार फिर से। इसमें अगर हम देखें तो निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचन मंडल की बात की गई है। इसमें क्या है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, खास बात ध्यान रखना, निर्वाचित हैं
इसमें इलेक्टेड होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। इसका अगर हम मैनर बात करें, इस आर्टिकल 55 में दिया है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा इसका किया जाता है। राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं, अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो ये जनरल चीज़ें हैं, इसको आना चाहिए। इसमें मोटा मोटी 4 चीज़ें दी गई कि वो भारत का नागरिक हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भारत का नागरिक सिटीजन होना चाहिए। यहाँ पर जन्म से कोई बाध्यता नहीं है। जन्म से बाय बर्थ बाध्यता है यूएसए के राष्ट्रपति के लिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए, और उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, और वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, राज्य केंद्र और स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर ना हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गवर्नर मिनिस्टर ये सब पद लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन, इसमें क्या है, 50 प्रपोजर 50 सेकेंडर्स होनी चाहिए। जमानत राशि यहाँ पर 15,000 है। जब कुल मतों का अगर 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि क्या होती है, जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त होता है, इसकी 4 चीज़ें दी गई हैं। हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर आर्टिकल 61 के तहत उसे महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए, या खुद वो त्याग पत्र दे सकता है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि राष्ट्रपति यहाँ पर जो अपना त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित किए जाने पर। तो ये चीज़ें हैं जिसके तहत क्या है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अगर देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखें तो इसकी कैटेगराइजेशन कई प्रकार की गई हैं। जैसे इसकी एग्जीक्यूटिव पावर कार्यकारी शक्तियाँ, इसकी लेजिस्लेटिव पावर विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर है, उसके अलावा लेजिस्लेटिव शक्तियाँ हैं और अन्य शक्तियाँ। तो इस तरह से इसकी शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ विशेष ध्यान देने वाली बात है। एक एग्जीक्यूटिव पावर होने की, अभी हम इसके पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति की जो आर्टिकल 53 के अनुसार, आर्टिकल 53 के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती। आर्टिकल 77 के अनुसार, 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां एग्जीक्यूटिव पावर आती हैं। ये न्यायाधीश को छोड़कर अनुसूचित मतलब शेड्यूल्स रीजन को घोषित करना और उसका प्रशासन करना, ये राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति की एक तरह से कार्यकारी शक्तियाँ। उसके बाद हम न्यायिक शक्तियों को देखेंगे। तो न्यायिक शक्तियों में वैसे आर्टिकल 50 के तहत, आर्टिकल 50 के तहत हम देखें तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट किया गया है, मगर फिर भी यहाँ देखें तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एक जुडिशरी पावर है, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, ये अनुच्छेद क्या है, 72 के अंतर्गत दी गई है। ये भी इसकी एक जुडिशरी पावर है। उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, ये आर्टिकल 143 के अंतर्गत ये इसकी जुडिशरी पावर है। अभी हम
इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति फिलहाल देख लेते हैं। विधायी लेजिस्लेटिव पावर आर्टिकल 85 के अनुसार, आर्टिकल 85 के अनुसार देखें तो सेशन ऑफ पार्लियामेंट, सत्र का आहूत करना, प्रोरोगेशन, सत्रावसान करना और विघटन करना, ये 85 के अंतर्गत आता है। अगर हम देखें 87 के अनुसार तो ये विशेष अभिभाषण का प्रावधान है। जॉइंट सीटिंग 108 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। उसके अलावा विधायक जो बिल होते हैं उनको एसेंट देने की 811 के तहत है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, 123 के अनुसार है। इमरजेंसी पावर में अगर हम देखें तो 3 तरह की होती हैं। इसमें दिया है 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 ये क्या है, 360 वित्तीय आपात है। तो इस तरह से इमरजेंसी पावर है। उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल पावर है। इसमें अगर हम फाइनेंशियल पावर देखें तो धन विधेयक जो होता है वो आर्टिकल 110 के तहत राष्ट्रपति की बिना अनुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में 112 में दिया गया है। और उसके बाद इमरजेंसी जो निधि है, फंड है, 267 में दिया है। और 280 में वित्त फाइनेंस कमीशन जो होता है, वित्त आयोग होता है, उसके गठन का प्रावधान है। तो अगर हम देखें वित्तीय शक्ति में 110, 112, 267, 280 ये सब इससे रिलेटेड। इसकी अन्य शक्तियाँ क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। ये अगर हम देखें तो आर्टिकल 53 भाग 2 में दिया गया है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। राजदूतों और उच्चायुक्तों को भेजना और उनका स्वागत करना, इस तरह से। तो हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका कार्यकाल दो कार्यकाल था, 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक ये व्यक्ति के क्रम में पहले रहे। इस तरह से अगर हम देखें तो ये विभिन्न राष्ट्रपतियों का कार्यकाल डिटेल दिया हुआ है। हम देखेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अगर देखें तो इसमें आर्टिकल 72 के तहत आर्टिकल 72 के तहत 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं जो इंडिपेंडेंट टू जुडिशरी होती हैं। जैसे इसमें दिया क्षमा का मतलब इंग्लिश में होता है पार्डन। इसका मतलब होता है कि दंड से पूर्णतः मुक्त कर देना। इसमें अगर इसके तहत पार्डन किया जाता है तो पूरी तरह नॉर्मल व्यक्ति हो सकता है। नेक्स्ट है कम्यूटेशन, जिसका मतलब होता है लघुकरण। इसमें क्या होता है, दंड के स्वरूप का बदलाव कर कम करना। मतलब जैसे अगर किसी को फांसी की सज़ा दी गई है तो उसको इम्प्रिजनमेंट के तहत या रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाए। रिगरस इम्प्रिजनमेंट को इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये होता है कम्यूटेशन। एक होता है रिमिशन मतलब परिहार, दंड की अवधि को कम करना। रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। इसमें सिर्फ रिमिशन में अवधि चेंज की जाती है। जैसे किसी को 5 साल है तो उसको हम 3 साल कर सकते हैं। इसमें दंड के प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद होता है रेस्पाइट। इसका मतलब होता है विराम। सज़ा को विशेष परिस्थिति में कम करना। जैसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या प्रेगनेंसी है, उसमें क्या करते हैं, सज़ा को कम कर देते हैं। उसके बाद होता है रेपरीव। इसमें होता है प्रावलंबन में
एक तरह का स्टे होता है, स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस स्पेशली इन केस ऑफ डेथ फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, जिसके तहत कोई व्यक्ति अपनी पार्डनिंग की याचिका कर सकता है। उस तरह से आगे हम देखेंगे वीटो होते हैं। वीटो 3 तरह के होते हैं। ये नॉर्मली हमारे संविधान में इसका कोई डायरेक्ट प्रावधान नहीं दिया है, मगर 3 तरह की वीटो होती हैं, दैट इज़ पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो एंड सस्पेंशन वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। उसके बाद सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो में क्या होता है कि एक तरह से किसी चीज़ को सस्पेंड करना, थोड़ा सा रोक देना, विधेयक को क्या है पुनर्विचार के हेतु वापस भेज देना। अब पॉकेट वीटो मतलब क्या होता है? जब विधेयक पर कोई निर्णय नहीं दिया जाता, उसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। तो इस तरह से 3 वीटो होते हैं, पॉकेट वीटो, सस्पेंशन वीटो एंड एब्सोल्यूट वीटो। इसको ध्यान रखिए, खास तौर पर यहाँ पर नाम ध्यान रखना है। नाम से ही अर्थ है कि पॉकेट में इसको रख लिए, भेजा ही नहीं, तो निर्णय ही नहीं दिया। एब्सोल्यूट वीटो, इसका मतलब विधेयक पर अपनी राय क्या है सुरक्षित रखना। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट दिए गए हैं, जैसे भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। महाभियोग ये भी बताए थे, एक अर्धन्यायिक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति थे, ये नीलम संजीव रेड्डी है। इनकी भी कहानी थोड़ा अनोखी है, अगर आप पढ़ें, ये 2 बार एज प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे, एक बार हार गए, फिर नेक्स्ट टाइम निर्विरोध हुए थे। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 के तहत दिया गया है। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भी, इसके बारे में बात किए थे। अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले एक मात्र मुख्य न्यायाधीश थे, इनका नाम है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। भारतीय तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। ये है आर्टिकल 53 क्लॉज 2 के तहत। किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित शेड्यूल्ड एरिया को घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार होता है वो होता है राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति जो होता है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों को, ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेने की अनुमति दी गई। ये 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया गया था। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाएगा 6 मंथ के भीतर। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण कार्यभार कौन संभालेगा? कार्यभार उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उससे जो सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होता है वो पद संभालता है। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिसको याद करके पढ़ के हम क्या है परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसमें मोटा मोटी जो याद करने वाले फैक्ट हैं, जैसे याद कर सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 123 के तहत क्या है ऑर्डिनेंस पावर है राष्ट्रपति की। और अनुच्छेद, अभी हम इसको बताए थे, अनुच्छेद 108 के तहत क्या है जॉइंट सीटिंग की, दोनों संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। और इस तरह से क्या है अनुच्छेद 110 में क्या है धन विधेयक के बारे में है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात किया गया है। और 280
280 के बारे में क्या किया है, वित्त आयोग के बारे में बात किया गया। वर्तमान में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितने वित्त आयोग का गठन किया गया है और नया एक वित्त आयोग गठित किया जा रहा है, उसका क्रमांक क्या है, नंबर क्या है। और उसके अलावा ये 17 आहूत और 17 वचन और विघटन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 85 में 111 में विधेयक पर अनुमति है, एसेंट है, अध्यादेश अभी हम बताए हैं। 72 में क्या है, पार्डनिंग पावर है। 143 में क्या है, एडवाइजरी लेने के प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट से। और आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपाली एग्जीक्यूटिव पावर, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट्स। और 77 कहता है, आर्टिकल 77 भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकाकृत राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। इस तरह से ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको क्या है याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 61 के तहत ही महाभियोग का प्रावधान है। इसमें ध्यान देने वाला है कि 14 दिन पूर्व क्या है, नोटिस जानी चाहिए, किसी भी सदन में से प्रस्तुत किया जा सकता है। 2/3 बहुमत, कम से कम कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, ध्यान रखना, अलग अलग होता है, पारित होना चाहिए। और कारण क्या है, संविधान का उल्लंघन। उसके बाद क्या है, और नोटिस जो भेजी जाती है उसमें कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि जो राष्ट्रपति होता है, अगर उसको कुल पड़े मत का 1/6 मत नहीं प्राप्त होते हैं तो उसकी जो जमानत राशि उसे जब्त हो जाती है। इसमें क्या होता है, और एक चीज़ और याद रखना है कि 50 इसमें क्या होते हैं, प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। तो इस तरह के फैक्ट्स आप याद करके आसानी से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसकी तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम कुछ नया वीडियो इसी तरह लाते रहेंगे और आप इसको देखते रहिए। धन्यवाद।